हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी स्मार्टली विद ज्योति। आज हमारा इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी का 4th चैप्टर शुरू हो रहा है। इससे पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर जिसके अंदर हम लोगों ने सोशोलॉजी के डेफिनेशन को समझा, सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन को समझा, सोशोलॉजी का डिफरेंट जो सोशल साइंसेस है उनके साथ रिलेशन को समझा, कॉमन सेंस और सोशोलॉजी में सोशोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में क्या डिफरेंसेस है इनके बारे में समझा। सेकेंड चैप्टर के अंदर हम लोगों ने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझे, इंपॉर्टेंट टर्म्स समझे। थर्ड चैप्टर के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में समझा, जैसे कि स्टेट के बारे में समझा, एजुकेशन के बारे में समझा, रिलीजन के बारे में समझा, फैमिली, मैरिज और किनशिप के बारे में समझा और पॉलिटिक के बारे में समझा, पॉलिटिक्स के बारे में समझा। आज हमारा 4th चैप्टर शुरू हो रहा है जिसके अंदर हम कल्चर और सोशलाइजेशन की बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कल्चर किसको बोलेंगे। अगर हम सिंपल टर्म में कल्चर की बात करें तो कल्चर की बात जब भी हम करते हैं किसी भी इंडिया, जैसे कि हम बात करते हैं इंडियन कल्चर, तो बेसिकली हम बात करते हैं यहाँ के ड्रेसिंग सेंस की, यहाँ के आर्ट फॉर्म्स क्या हैं, यहाँ कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। बेसिकली हम इन्हीं सारी चीज़ों को कल्चर के अंदर बात करते हैं। लेकिन जब सेम चीज़ को एक सोशोलॉजिस्ट पढ़ना शुरू करेगा तो इस सोसाइटी के अंदर कोई भी जो सोसाइटी है, अगर हम बात करें इंडिया एज अ होल तब हम बात करेंगे इंडियन कल्चर की। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट कल्चर हैं, डिफरेंट स्टेट के अंदर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट विलेज में भी हमें अलग अलग कल्चर्स देखने को मिल जाते हैं। तो जब हम कल्चर की बात करते हैं, जब सोशोलॉजिस्ट कल्चर का बात करता है, तो ये जो आर्ट फॉर्म डेवलप हुआ है, ये जो ड्रेसिंग सेंस डेवलप हुआ है, वहाँ के जो कुछ लैंग्वेजेस डेवलप हुए हैं, इनके डेवलप होने के पीछे के आइडियाज़ क्या थे, इनके कस्टम्स क्या हैं, इनके बिलीफ सिस्टम क्या है, इन सारी चीज़ों की बात करते हैं हम कल्चर के अंदर, सोशोलॉजी के अंदर। तो देखते हैं बुक के अंदर क्या दे रखा है। इंट्रोडक्शन। कल्चर लाइक सोसाइटी इज अ टर्म यूज्ड फ्रिक्वेंटली एंड समटाइम्स वैग्युअली. This chapter is meant to help us define it more precisely and to appreciate its different aspects. In everyday conversation, culture is confined to the arts or alludes to the way of life of certain classes or even countries. Sociologists and anthropologists study the social context within which culture exists. यानी जो सोशोलॉजिस्ट होते हैं वो जो भी कल्चर है उसके सोशल कंटेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। कोई भी कल्चर जो एग्जिस्ट करता है उसका सोशलाइजेशन में वो कैसे हेल्प करता है, वो कल्चर जो वहाँ पे एग्जिस्ट करता है क्या सोसाइटी के लिए वो कुछ वैल्यू रखता है कि नहीं, उन सारे चीज़ों को, और वही पर्टिकुलर कल्चर किसी एरिया में वैसा ही कल्चर क्यों डेवलप हुआ, इन सारे चीज़ों को फोकस करता है एक सोशोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट। They take culture apart to try and understand the relation between its various aspects. Just like you need a map to navigate over unknown space or territory, you need culture to conduct or behave yourself in society. जिस तरीके से अगर हम किसी ऐसे लैंड पे जाएं जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, जहाँ से हम अननोन हैं, तो हमारे पास एक मैप होना चाहिए ताकि हम ईजिली नेविगेट कर सकें, ईजिली चीज़ों को ढूंढ सकें। ठीक उसी प्रकार से जब भी हम किसी सोसाइटी के अंदर जाते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, लोगों से बातें करना चाहते हैं, लोगों को समझना चाहते हैं, तो ज़रूरी होता है जो हम उनके रहने सहने की आदत को समझें, वो कैसे बात करते हैं, उनका फूड किस तरीके से वो लेते हैं, किस तरीके के फूड को प्रेफर करते हैं, ये सारी चीज़ों को हम समझें, तभी हम वहाँ के लोगों को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। उस सोसाइटी में हम अपने आप को सही तरीके से रख सकेंगे, वो सोसाइटी हमको एक्सेप्ट कर सकेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से न्यू स्पेस के लिए, न्यू टेरिटरी के लिए, न्यू लैंड पे हमें एक नेविगेशन सिस्टम चाहिए, एक मैप चाहिए, ठीक उसी तरीके से एक नए सोसाइटी को समझने के लिए उसके कस्टम्स को समझना, उसके कल्चर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कल्चर इज द कॉमन अंडरस्टैंडिंग विच इज़ लर्नड एंड डेवलप थ्रू सोशल इंट्रैक्शंस विथ अदर्स इन सोसाइटी। अब ये कल्चर क्या है? कल्चर हो गया कॉमन अंडरस्टैंडिंग, यानी लोगों के बीच में, उस एरिया में रहने वाले लोगों के बीच में जो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन गई है, जो कि लोगों को आपस में इंट्रैक्शन के थ्रू डेवलप हुआ है। फॉर एग्जांपल, कोई ए सोसाइटी है, वो इस टाइप के जो चीज़ें देखती है उसको वो मैन मान लेता है या ह्यूमन मान लेता है। अगर इस तरीके से कुछ दिख रहा है तो उसे वो ट्री मान लेता है, अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो उसे वो माउंटेन्स मान लेता है। तो ये कैसे लोगों ने समझा जी ये मैन है, ये ह्यूमन बीइंग है, ये ट्री है, ये माउंटेन है। तो जब
जो लोग सिंबल्स को, यानी पहले जो है लोग उस सिंबल्स को देख रहे होंगे, फिर धीरे धीरे उनके मन में कोई आइडियाज़ आया होगा, कोई एक पर्सन होगा जो कि उसको कुछ बोला होगा, हो सकता है किसी एक पर्सन के मुंह से निकल गया हो ये ट्री है या ये पेड़ है। तो धीरे धीरे आपस में इंटरेक्शन के थ्रू सारे लोगों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ये चीज़ ट्री है। अगर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और फिर बाद में लेटर ऑन क्या हुआ, वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया, जहाँ इस तरीके की चीज़ें को ट्री बोलेंगे, ऐसा माउंटेन होता है, ऐसा ह्यूमन बीइंग होता है। मान लेते हैं जो अगर कुछ चीज़ जो है इस तरीके से दिख रहा है और लोग इसे ट्री ना बोल करके अगर माउंटेन बोले रहते, जी ये ट्री नहीं है ये माउंटेन है, तो आज हम लोग अगर हम यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किए होते उस चीज़ को, तो आज हम इस तरीके से जो ट्री देख रहे होते उसे हम माउंटेन बोल रहे होते, उसे हम ट्री नहीं बोलते। यानी धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों के मन में आइडियाज़ आए, लोगों के का आपस में इंटरेक्शन हुआ, जो सिंबल्स लोगों ने देखे उस सिंबल्स को लेकर के एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाई गई और लोगों ने उस कॉमन अंडरस्टैंडिंग को एक्सेप्ट किया। और जिससे क्या हुआ, एक नए टर्म का, एक नए वर्ड का जो है सो डेवलपमेंट हो गया और लोगों ने उसको समझा, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया और धीरे धीरे उसी तरीके से जैसे हमारे कल्चर का भी डेवलपमेंट हुआ है। जैसे किसी एक रीजन में रहने वाले लोगों ने, जैसे मान लेते हैं किसी नदी के किनारे, ये कोई नदी है, ये कोई नदी जा रही है, यहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं। अब इनका क्या होगा, ये अगर इनको सर्वाइव करना है तो इस नदी के पास जा करके इसमें जो फिश वगैरह होगी उसको जा करके ये लाएंगे फिश, और इसके अगल बगल वाले क्षेत्रों में ये क्या करेंगे, फार्मिंग करेंगे और इनका एक ट्रेडिशन डेवलप होगा। एक तरीके से अगर हम कहें तो इनका फिश और राइस का जो एक फूड हैबिट डेवलप होगा और इनके ये कल्चर में आ जाएगा कि यहाँ के जो लोग होंगे, अगर ये कोई वाटर बॉडी के पास के लोग हैं तो इनके कल्चर का पार्ट होगा फिश और राइस। और धीरे धीरे सारे लोग उसी चीज़ को कर रहे होते हैं, सारे लोगों के बीच में उस कॉमन चीज़ को लेकर के एक एक्सेप्टेंस होती है, जिससे क्या होता है, इंटरेक्शन के थ्रू कल्चर का डेवलपमेंट होता है। तो वही यहाँ पे कहा गया है, कल्चर इज द कॉमन अंडरस्टैंडिंग विच इज़ लर्नड एंड डेवलप्ड थ्रू सोशल इंटरेक्शन विथ अदर्स इन द सोसाइटी। यानी उस सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं उनका आपस में इंटरेक्शन होता है, उससे जो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनती है, उससे कल्चर का डेवलपमेंट होता है। A common understanding within a group demarcates it from others and give it an identity। और यही एक जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनती है लोगों के बीच में, वो उसको डिमार्केट करती है, वो उसको डिफ्रेंशिएट करती है दूसरों से। अब कैसे डिफ्रेंशिएट करती है, फॉर एग्जांपल ये एक रिवर है, यहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं। अब इनके लिए जो है इनका एक कल्चर होगा, चूँकि इनको रिवर जो है वो सर्वाइवल के लिए जो है वो फूड दे रही है, यहाँ से फिश मिल रहा है, ड्रिंकिंग के लिए वाटर दे रही है, इरिगेशन के लिए वाटर दे रही है, यानी इसको रिवर बहुत सारा चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ के लोग क्या करेंगे, यहाँ के लोग क्या करेंगे, हो सकता है जी इस एरिया में रहने वाले लोग जो होंगे वो रिवर वर्शिप शुरू कर देंगे। क्यों, क्योंकि चूँकि रिवर उनको बहुत सारा चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको रिस्पेक्ट देने के लिए लोग रिवर वर्शिप करेंगे। लेकिन वहीं पर हो सकता है कि कोई एक ऐसा रीज़न रहा हो जहाँ पे लोग माउंटेन्स में रहते हों और यहाँ पे लोग केव्स जो होते हैं उसके अंदर रहते हो। अब इनको जो है सो हाउसिंग का फैसिलिटी ये प्रोवाइड करा रहा है माउंटेन्स पे जो पेड़ पौधे हैं वो इनको अब सर्वाइवल के लिए फूड दे रहा है। तो हो सकता है इस कल्चर के अंदर यहाँ जो लोग रह रहे होंगे उनके लिए रिवर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके लिए माउंटेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यानी या एक जगह पे रहने वाले लोगों के लिए हो सकता है उनका कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो जो रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं दूसरे जगह रहने वाले लोगों के लिए हो सकता है उनका अंडरस्टैंडिंग हो जो माउंटेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही उनके कॉमन अंडरस्टैंडिंग में डिफ्रेंसिएशन के कारण दो अलग कल्चर का डेवलपमेंट हो जाएगा, दो अलग आइडेंटिटी का डेवलपमेंट हो जाएगा। बट कल्चर्स आर नेवर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, कल्चर कभी फिनिश्ड नहीं होता है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं, वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, कुछ चीज़ें उसमें ऐड होती रहती हैं, कुछ उसमें से हटती रहती है, डिलीट होती रहती हैं। तो उसी चीज़ को बताया गया, दे आर ऑलवेज चेंजिंग एंड इवॉल्विंग, ऑलवेज इवॉल्विंग होता है कल्चर। एलिमेंट्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग एडेड, डिलीटेड, एक्सपेंडेड, श्रंक एंड रीअरेंज्ड। यानी जो भी चीज़ें उस कल्चर के अंदर एग्जिस्ट होती रहती हैं वो हमेशा के लिए नहीं होती, बल्कि वो कंटिन्यूसली या तो उस किसी चीज़ को कम किया जाता है, बढ़ाया जाता है, ख़त्म किया जाता है या जोड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा सोसाइटी था, इंडियन सोसाइटी, यहाँ एक कल्चर थी विडो रीमैरिज नहीं होता था। समय के साथ जैसे जैसे हमारे मूवमेंट्स हुए
लोगों ने विडो मैरिज को एक्सेप्ट किया। सती प्रथा हमारा कल्चर था, जो अपर क्लास वीमेन होती थी, अगर उसके हस्बैंड का डेथ हो जाता है तो वीमेंस भी जो है उनका जो फ्यूनरल होता था उसमें अपने आप को समर्पित कर देती थी। लेकिन धीरे धीरे जो है लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और हमारा कल्चर उस चीज़ को डिलीट किया अपने में से, और जो सती प्रथा था वो बैन हो गया। दिस मेक्स कल्चर डायनामिक एंड फंक्शनिंग यूनिट्स। और यही वो चीज़ें हैं जो कल्चर जो अपने में नई नई चीज़ें को लेती रहती है, जो पुरानी चीज़ें हैं, जो ओल्ड ट्रेडिशंस हैं, जो समय के साथ सही नहीं बैठ रही है, उस चीज़ को डिलीट करते रहते हैं। यही कल्चर को डायनामिक बनाता है, यही कल्चर को फंक्शनिंग बनाता है। द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू डेवलप अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग विद अदर्स एंड टू ड्रॉ द सेम मीनिंग फ्रॉम साइंस एंड सिंबल्स इज व्हाट डिस्टिंग्विशेस ह्यूमन फ्रॉम अदर एनिमल्स। अब ह्यूमन बीइंग जो है वो अदर एनिमल से कैसे अलग है? ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ये कैपेसिटी है कि किसी एक सिंबल्स को, किसी एक साइन जो है उसको लेकर के एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग वो डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अगर, एग्जाम्पल के लिए मानते हैं, तो किसी ने अगर एक थप्पड़ किसी को मारा, तो ये साइन हो सकता है किसी एक कल्चर के लिए, जो वो आदमी उससे गुस्सा हो सकता है किसी चीज़ के लिए, यानी वो जो बातें कर रहा है उससे वो एग्री नहीं है, जिसका एक रिएक्शन के रूप में थप्पड़ हो सकता है। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग एक ह्यूमन बना सकता है। एक जो है वो अगर एनिमल होगा तो वो ये अंडरस्टैंडिंग नहीं बना सकता है। अगर हम एग्जाम्पल लें दूसरा, ट्रैफिक लाइट का एग्जाम्पल लेते हैं, तो ट्रैफिक लाइट में अगर हम देखते हैं तो जैसे ही वो रेड लाइट जलती है, उस साइन को लोगों ने इंटरनलाइज कर लिया है। जितने भी लोग हैं उनको बीच में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, तो जैसे ही रेड लाइट बढ़ेगी ट्रैफिक के ऊपर तो हमें अपने गाड़ी को रोक देना है, नहीं चलना है। जैसे ही ग्रीन लाइट आएगी तो हमें जो है अपने गाड़ी को आगे बढ़ाना है, हमें चलना है, हमें राइड करना है। तो ये अंडरस्टैंडिंग जो है एक ह्यूमंस क्रिएट कर सकता है अपने अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, अपने इंटरेक्शंस के थ्रू। किसी एक सिंबल्स को, किसी एक साइन को वो एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन ये चीज़ें जानवर नहीं कर सकता है। क्रिएटिंग मीनिंग इज अ सोशल वर्च्यू एज वी लर्न इट इन द कंपनी ऑफ अदर्स इन फैमिलीज, ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज़। और ये जो वो सिंबल जो है, रेड लाइट का जलना ट्रैफिक के ऊपर, या ग्रीन लाइट का जलना, येलो लाइट का जलना, ये एक सिंबल है जिसको कि हम सीखते हैं, उसके मीनिंग को हम समझते हैं अपने फैमिली के साथ, अपने पीयर ग्रुप्स के साथ रह करके, अपने सोसाइटी के अंदर रह करके, अपने कम्युनिटी के अंदर रह करके। वी लर्न द यूज ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स एज वेल एज द नॉन मटेरियल साइंस एंड सिंबल्स थ्रू इंटरेक्शन विद फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स एंड कलीग्स इन डिफरेंट सोशल सिटिंग्स। Much of this knowledge is systematically described and conveyed either orally or through books। और ये चीज़ें और स्प्रेड हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का एक्सेप्टेंस हो उस चीज़ को लेकर के, उसके लिए हम क्या करते हैं, सेम चीज़ को बुक के थ्रू पब्लिश कराते हैं या ओरली उसको स्प्रेड करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सके और उस साइंस सिंबल्स को मान सके। फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम में अगर हम देखते हैं, एक लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश का डेवलपमेंट देखते हैं, तो इंग्लिश जो है इंग्लैंड के एक पर्टिकुलर रीजन के लोग बोलते थे। धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट हुआ, इंग्लैंड में डेवलपमेंट हुआ, और धीरे धीरे उस इंग्लिश का डेवलपमेंट आज हम देखते हैं पूरे वर्ल्ड में है। तो उसका एक्सेप्टेंस लोगों के अंदर कैसे है? जैसे अगर हम बोले बॉय, बॉय का अर्थ अगर लड़का से लेते हैं तो कैसे सबको पता है बॉयज़ का अर्थ जो है लड़के ही होते हैं? क्यों? क्योंकि बुक के थ्रू ओरली उसको स्प्रेड किया गया और लोगों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, उसके मीनिंग्स को, उसके सिंबल्स को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है सोसाइटी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, नोटिस द इंटरेक्शन बिलो। अब जैसे कि नीचे एक बॉक्स के अंदर दे रखा है, इसमें बताया जा रहा है अगर कोई ड्राइवर है, अगर उसे हम हाथ दिखाते हैं तो अगर वो डायरेक्ट चला जाए तो हम समझ लेंगे तो जिस जगह पे जाने के लिए हम पूछ रहे हैं वो उस जगह नहीं जाना चाहता। अगर जो है वो हमारी तरफ देखता है लेकिन फिर भी वो आगे चला जाता है मुस्कुराते हुए, तो समझ जाएंगे वो हमसे सॉरी कह रहा है, वो शायद किसी दूसरे जगह जा रहा है। और अगर वो उस जगह पे रोक देता है या सिर हिलाता है तो हम ये समझेंगे जहाँ जिस जगह के लिए हम पूछ रहे हैं इस ड्राइवर से, वो वहीं जाना चाहता है, वहीं जाएगा। तो उसके अलग अलग जेस्चर से, उसके मुस्कुराने, उसके डायरेक्ट चले जाने से, विदाउट सेइंग एनी वर्ड, हम समझ गए कि वो आखिर क्या कहना चाहता है। This learning prepares us for carrying out our roles and responsibilities in society. You have already dealt with the status and roles. What we learn in the family is primary socialization. और ये सारी चीज़ें हमें हमारे रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताती हैं, और ये
जो चीज़ें हैं ये हम सीखते हैं अपने फैमिली के अंदर ही, ये इंटरेक्शन के थ्रू हम सीखते हैं। और ये इंटरेक्शन शुरू होता है हमारे फैमिली के अंदर से, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन। इंटरेक्शन से सोशलाइजेशन होता है, और जो हमारे फैमिली के अंदर हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं, हमारे जो एल्डर्स होते हैं वो जो हमें सिखाते हैं, वो एक सोशलाइजेशन होता है। उससे जो एडवांस्ड सोशलाइजेशन होता है, जिसे हम सेकेंडरी सोशलाइजेशन बोलते हैं, वो हम स्कूल्स में सीखते हैं, कॉलेजेस में सीखते हैं, या अलग अलग अपने लाइफ एक्सपीरियंस से भी हम सीखते हैं। तो आज हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बहुत जल्दी हमारा ये बुक ख़त्म हो जाएगा इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी का, क्योंकि इसके बाद जो है एक ही चैप्टर बचा हुआ है, मेथोडोलॉजीज़। मीन्स जैसे सोशोलॉजिस्ट कोई चीज़ को पढ़ता है तो वो किस मेथड्स का यूज करता है सोशोलॉजी को पढ़ने के लिए, किसी एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए, तो वो हमारा लास्ट चैप्टर होगा, मेथोडोलॉजी या रिसर्च मेथड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स।